नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है हमारे ग्रुप यूट्यूब चैनल तरुण जी क्लास में। मैं हूं तरुण और फ्रेंड्स मैं आपके लिए लेके आया हूं बाल विकास का एक प्रैक्टिस सेट। और ये जो प्रैक्टिस सेट है ना, वो जो अभी वर्ग 2 का पेपर हुआ था 20 फरवरी 2019 का, जो फर्स्ट शिफ्ट का पेपर है। और दोस्तों ये क्वेश्चंस मैं इसलिए डाल रहा हूं क्योंकि आप देखेंगे ना, इन क्वेश्चंस का जो रेशव है आने का चांसेस बहुत ज़्यादा है और ये क्वेश्चंस आपको हर कहीं मिलेंगे भी नहीं। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप पूरे का पूरे इस वीडियो को एक बार ज़रूर देखिएगा। इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आपके कवर होंगे। ये वर्ग 2 का पेपर है। इससे हमको एक आइडिया मिल जाएगा कि जो वर्ग 2 में बाल विकास आई हुई थी वो किस लेवल की आई थी। और आप देखेंगे जब वर्ग 3 का पेपर आप देने जाएंगे तो आपको यही क्वेश्चंस वहाँ पर भी मिलेंगे। तो हो सकता हो आपकी किस्मत में यही क्वेश्चन फंस जाए। तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखें और वीडियो को एक लाइक करें। यदि चैनल पर नए तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं वीडियो कैसा लगा। तो फिलहाल चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि हाइपर काइनेटिक विकार की विशेषता निम्नलिखित में से इसे छोड़कर शेष सभी हैं। एक बीमारी है हाइपरकाइनेटिक डिसऑर्डर, उसकी विशेषता एक को छोड़कर पूरी की पूरी है। तो याद रखिएगा जो हाइपरकाइनेटिक जो बीमारी है वो मतिभ्रम को छोड़कर ये तीनों होती है, जिसमें कि डिस्टेबिलिटी हो जाती है, अतिसक्रियता हो जाती है और इम्पल्सिविटी हो जाती है। तो याद करिएगा जो हमारा आंसर है वो कौन सा है, मतिभ्रम है। तो हाइपरकाइनेटिक में आपको तीन चीज़ याद रखना है, डिस्टेक्बिलिटी, साथ में अतिसक्रियता और साथ में इम्पल्सिविटी ना, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मित्रों हमारा क्वेश्चन है कि शिक्षक को शिक्षण व्यवस्था में लगातार बदलते मानकों और खाली स्थान के साथ डील करना चाहिए। ऑप्शन ए हमारा पाठ्यक्रम विवरण, ऑप्शन बी हमारा पाठ्यचर्या, ऑप्शन सी हमारा आकलन और ऑप्शन डी हमारा परीक्षा प्रणाली। तो बोला था कि शिक्षकों को शिक्षण व्यवसाय में लगातार बदलते मानकों और खाली स्थान के साथ डील करनी चाहिए। तो इसका क्वेश्चन क्या है हमारा, पाठ्यचर्या। पाठ्यचर्या ये करिकुलम इसलिए इंपॉर्टेंट है, आपने बीएड में करिकुलम को जानते हो क्या होता है। पाठ्यचर्या में क्या होता है कि आप जो पुरानी धर्रा पद्धति पे यदि शिक्षा चल रही है तो उसको चेंज करके अब जो नया हमारा जो अब दुनिया चल रही है उसके हिसाब से हमको पाठ्यचर्या पाठ्यक्रम बनाना पड़ेगा, क्योंकि उस हिसाब से हमारा जीवन इस समय चल रहा है। तो पुराने पाठ्यचर्या को क्या करना है, हमको मानकों के साथ बदलते पाठ्यचर्या को भी हमको क्या करना है, डील करना है, उसको चेंजेस भी लाना है। तो हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, पाठ्यचर्या। नेक्स्ट क्वेश्चन मित्रों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पियाजे का मानना था कि बच्चे में भाषा का विकास निम्न के परिणाम स्वरूप होता है। क्योंकि आपको पता है पियाजे ने विकास का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था और ये क्वेश्चन हर सेट पेपर में आता ही है। तो ऑप्शन ए हमारा संज्ञानात्मक विकास, ऑप्शन बी हमारा आत्मकेंद्रित विकास, ऑप्शन सी हमारा व्यवहारात्मक विकास और ऑप्शन डी है हमारा पर्यावरणीय विकास। तो जिसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा संज्ञानात्मक विकास, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, याद करिएगा। तो जीन पियाजे स्विट्जरलैंड के निवासी थे, आपको पता है, और उन्होंने बाल विकास में संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप बाल विकास स्टार्ट करते हो तो सबसे पहले आपको जीन पियाजे का सिद्धांत ही मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन है कि मैरी बहुत निर्गामी है, वह एक असाधारण भारतनाट्यम नर्तकी है लेकिन वह शिक्षा में संतोषजनक अंक नहीं पाती है। मैरी के लिए कौन सी शिक्षण विधि अधिक लाभप्रद होगी? पहला भ्रमण आमोद, दूसरा विचारावेश विधि, तीसरा अग्रेट वृद्धि विधि और चौथा है वैयक्तिक शिक्षण। मतलब कि एक लड़की है जो कि एक डांस अच्छा कर लेती है भरतनाट्यम, लेकिन यदि मैं बात करूं पढ़ाई की तो पढ़ाई में अच्छे से अंक नहीं ला पाती। तो आपको शिक्षण विधि बताना है, हम कौन सी शिक्षण विधि का उपयोग करेंगे। तो इसके लिए हम भ्रमण या आमोद विधि का प्रयोग करेंगे। क्यों? क्योंकि मैं बताता हूँ जैसे एक इंसान कभी कभी एक फील्ड में तो अच्छा होता है, लेकिन हम बात करें पढ़ाई की तो पढ़ाई में अच्छा अंक नहीं ला पाता। तो जब कभी ये बच्चा ऐसा सोचे तो उसको कभी ना कभी कहीं पे एक एरिया पे घूमना चाहिए और प्रकृति के साथ एक संबंध बनाकर देखना चाहिए और सीखना चाहिए कि भाई प्रकृति भी हमारे लिए ज़रूरी है, साथ में स्टडी भी ज़रूरी है। क्योंकि अब किसी भी फील्ड में आगे बढ़ जाए लेकिन उसका कहीं ना कहीं कनेक्शन शिक्षा से ही रहता है। तो ये चीज़ को आप याद रखिएगा, भ्रमण या आमोद। नेक्स्ट क्वेश्चन मित्रों हमारा क्वेश्चन पूछा गया है कि खालिस्तान की घटना अधिगम की प्रक्रिया में स्थिरता का एक संकेत है। खालिस्तान की घटना अधिगम की प्रक्रिया में स्थिरता का एक सिद्धांत या संकेत है। ऑप्शन ए अभिप्रेरण,
ऑप्शन बी है स्थिरांक, ऑप्शन सी है प्रगति और ऑप्शन डी है वक्र। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा स्थिरांक। तो स्थिरांक की घटना अधिगम की प्रक्रिया में स्थिरता का एक संकेत है, याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मित्रों हमारा समावेशी कक्षाओं में पढ़ने का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? छात्रों को नौकरी के लिए तैयार करना, छात्रों को परीक्षा पास करने के लिए तैयार करना, छात्रों की चिंतन शक्ति का विकास करना और छात्रों को नोट्स प्रदान करना। तो समावेशी कक्षा क्या होती है कि एक ही कक्षा में बैठा के हम सभी प्रकार के बालकों को पढ़ाते हैं, जिसमें हम उच्च बुद्धि वाले बच्चे को भी पढ़ाते हैं और थोड़े से कम बुद्धि वाले बच्चे को भी पढ़ाते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? छात्रों में चिंतन शक्ति का विकास करना। ये समावेशी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है, याद कर लीजिएगा मित्रों। छात्रों में चिंतन शक्ति का विकास ही करना समावेशी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विकास में परिवर्तन सम्मिलित नहीं होते हैं जो निम्न के कारण है। क्वेश्चन है कि विकास में वे परिवर्तन सम्मिलित नहीं होते हैं जो निम्न के कारण है। पहला बीमारी, दूसरा अधिगम, तीसरा परिपक्वता और ऑप्शन डी है बुढ़ापा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बीमारी। तो विकास में परिवर्तन सम्मिलित नहीं होते जो निम्न के कारण होते हैं, तो याद रखिएगा बीमारी। लेकिन अधिगम, परिपक्वता और बुढ़ापा के कारण कहीं ना कहीं परिवर्तन शामिल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा क्वेश्चन है कि स्वायत्तता बनाम शर्म और संदेह, ऑटोनॉमी वर्सेस सेम एंड डाउट के एरिक्सन के जो मनोसामाजिक चरण में प्रमुख घटक हैं। ऑप्शन ए है प्रारंभिक सहायक, ऑप्शन बी है परिवार, ऑप्शन सी है माता पिता और ऑप्शन डी है शिक्षक और साथी। जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा माता पिता। क्वेश्चन क्या था कि स्वायत्तता बनाम शर्म और संदेह, ऑटोनॉमी वर्सेस सेम एंड डाउट के एरिक्सन के मनोसामाजिक चरण में प्रमुख घटक क्या होता है? माता पिता। क्योंकि इस सिद्धांत पे आप कहीं ना कहीं पढ़ेंगे तो उसमें लिखा हुआ है जो एक बच्चा होता है ना जी, उसके अंदर शर्म या संदेह है तो वो कहीं ना कहीं उसके परिवार या माता पिता से आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा क्वेश्चन है कि जब एक बच्चा फूलदान तोड़ता है तो उसके माता पिता समझाते हैं कि वह गलत था और उसे बताते हैं कि एक हफ्ते के लिए उसे जेब खर्च नहीं मिलेगा। यह किस प्रकार का पालन पोषण है? ऑप्शन ए है यह व्यवहारवादी है, ऑप्शन बी है यह सत्तावादी है, ऑप्शन सी है यह आधिकारिक है और ऑप्शन डी है ये अनुमोदक है। तो एक बच्चा फूलदान तोड़ रहा है सपोज, तो किस प्रकार का पालन पोषण है? तो याद रखिएगा ये कैसा पालन पोषण है? यह है आधिकारिक। ठीक है, तो इसका जो आंसर याद कर लीजिएगा क्या है? आधिकारिक पालन पोषण के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मित्रों हमारा क्वेश्चन है कि स्वालीनता ऑटिज्म से पीड़ित बच्चे होते हैं, चिल्ड्रंस विथ ऑटिज्म आर क्या कहलाता है? ऑप्शन ए है कि दूसरों के साथ आंख से संपन्न करने में ये असमर्थ होंगे, दूसरा आराम से घूमने में ये असमर्थ होंगे, तीसरा नींद लेने में असमर्थ होंगे और चौथा निर्देशों का पालन करने में ये असमर्थ होंगे। तो स्वालीनता से जो पीड़ित बच्चे होते हैं, याद करिए कि वह दूसरों के साथ आंख से संपन्न करने में असमर्थ होंगे। आपने देखा होगा कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो किसी से आई कांटेक्ट नहीं रखते हैं और यदि आप उनको थोड़ा सा भी घूरने लगते हैं तो वो भाग जाते हैं। तो ऐसा बच्चा किससे पीड़ित होता है? एक्चुअली ऑटिज्म से पीड़ित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संज्ञानात्मक विकास के खालिस्तान अवस्था के दौरान बच्चे वस्तु में हेर फेर करके ज्ञान प्राप्त करते हैं। आपने पता है जीन प्याजे की 4 अवस्था पढ़ी है, 4 की 4 यही हैं। तो उसका संज्ञानात्मक विकास में यही ऑप्शन दिए हुए। ऑप्शन ए हमारा औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, ऑप्शन बी हमारा सेंसरी मोटर अवस्था, ऑप्शन सी हमारा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और ऑप्शन डी हमारा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। तो जब बच्चा सेंसरोमीटर अवस्था में होता है तब वो क्या करने लगता है? वस्तुओं में हेर फेर करके क्या करने लगता है? ज्ञान प्राप्त करने लगता है, याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है कि क्लासिकल गेस्टाल्ट सिद्धांत निम्न के द्वारा प्रस्तुत किया था। आपको पता है इसका आंसर तो बड़ा इजी आपने पढ़े होंगे भाई। पावलाव का आपने सिद्धांत सुना होगा, क्लासिकल या शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत जिसमें घंटी बजाते थे, ठीक है, और बच्चे स्कूल से बाहर आ जाते थे, तो वो भी क्लासिकल सिद्धांत है और पावलाव का ही क्लासिकल सिद्धांत है। थॉर्नडाइक के तो आपको पता है प्रयास और त्रुटि है,
जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत आपको पता है। और कोहलर ने किस पे प्रयोग किया था? एक चिंपैंजी बंदर पे प्रयोग किया था, जिसका नाम क्या था? सुल्तान था। तो क्लासिकल गेस्टाल्ट सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? इसका राइट आंसर है पावलव। और पावलव कहाँ के निवासी थे बताइएगा आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। नेक्स्ट क्वेश्चन मित्रों, हमारा क्वेश्चन है कि विविधता के प्रभाव को कम करने के लिए एक तरीका बच्चों को निम्न की अनुमति देना है। ऑप्शन ए है एक दूसरे पर जीत हासिल करने की, ऑप्शन बी है अलग अलग समूहों में काम करने की, ऑप्शन सी अपने स्वयं के छोटे समुदायों को शुरू करने की, और ऑप्शन डी है एक दूसरे के साथ मेल जोल बढ़ाने की। तो विविधता के प्रभाव को कम करने के आसान तरीका सा क्या हो सकता है कि यदि आप एक दूसरे के साथ मेल जोल बढ़ाएं, मतलब कि जैसे विविधता की हम बात करें, भारत एक विविधता से भरपूर देश है। इसमें बहुत सारी विविधता है, धर्म के आधार पर है, कास्ट के हिसाब से है, संस्कृति के हिसाब से। तो यदि हम एक दूसरे के साथ मेल जोल बढ़ाएं, एक दूसरे के फेस्टिवल्स में हम जाएँ, उनके साथ पार्टिसिपेट करेंगे, तो जो हमारे बीच की जो एक खाई जैसी बन गई है आपस में, तो क्या हो जाएगी? एक तरीके से कम हो जाएगी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एक दूसरे के साथ क्या मिलाना है हमको? मेल जोल। नेक्स्ट क्वेश्चन मित्रों, हमारा क्वेश्चन है कि इवान पावलोव के क्लासिकल कंडीशनिंग के विचार के अनुसार एक उत्तेजना के लिए एक विशेष प्राकृतिक प्रतिक्रिया दूसरे संबंध उत्तेजना के लिए एक सशर्त प्रतिक्रिया बन जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण इस सिद्धांत को संतुष्ट करता है? आपको पता है पावलोव का जो शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत है, और पावलोव ने कुत्ते पर प्रयोग किया था। तो ऑप्शन ए हमारा विद्यालय में घंटी बजाने को बच्चे अवकाश का संकेत समझते हैं और खुशी के साथ जोड़ते हैं। ऑप्शन बी है जब शिक्षक हाथ उठाता है तो बच्चे चुप्पी बनाए रखते हैं। ऑप्शन सी है दौड़ के अंत तक पदक प्राप्त करने की उम्मीद रखने वाले बच्चे। और ऑप्शन डी कक्षा में पूछे गए सही उत्तरों के लिए स्टार स्टिकर प्राप्त करने वाले बच्चे। तो आपको सबको पता है शास्त्रीय अनुबंधन के सिद्धांत का सबसे बेस्ट उदाहरण यही कहलाता है कि जैसे ही स्कूल की घंटी बजती है और बच्चे बैग पैक करके जाने लगते हैं, तो ये कौन सा सिद्धांत से रिलेटेड है? क्लासिकल कंडीशनिंग का सिद्धांत है। बिल्कुल सही ऑप्शन है हमारा क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हमारा क्वेश्चन है कि संज्ञानात्मकवाद के अनुसार अधिगम को शिक्षार्थी के खाली स्थान में बदलाव के स्वरूप में परिभाषित किया जा सकता है। एक संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत आप ध्यान से पढ़ेंगे तो बोल रहा है अधिगम को शिक्षार्थी के खाली स्थान में बदलाव के रूप में परिभाषित करके किया जा सकता है। ऑप्शन ए है व्यवहार, ऑप्शन बी है मंतव्य स्कीमाटा, ऑप्शन सी है मानसिकता, और ऑप्शन डी है नैतिकता। तो इसका राइट आंसर है क्या है? मंतव्य स्कीमाटा में बदलाव करके हम उसके जो सिखा रहे हैं बच्चे को वो हम अच्छे तरीके से परिभाषित कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन को याद कर लीजिएगा भैया स्कीमाटा। और आप ये क्वेश्चंस का पैटर्न देख के समझ में आ रहा होगा कि जो वर्ग 2 में बाल विकास पूछे गए थे उसका लेवल कितना हाई था मित्रों। तो बिल्कुल यदि आप बाल विकास की तैयारी कर रहे हैं ना, तो बिल्कुल खूब प्रैक्टिस सेट लगाएं, क्योंकि क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट से बहुत सारे आते हैं। और जो मैं वीडियोज़ डाल रहा हूँ ये मैं ओल्ड क्वेश्चन पेपर के ही डाल रहा हूँ, तो इनको तो दिन रात लगाएं, याद कर लें, क्योंकि इन्हीं के क्वेश्चन वर्ग 3 में कॉपी होंगे। अभी हालात ये है कि पेपर बनाने तक के पास टाइम नहीं है सरकार के पास, तो क्वेश्चंस कई रिपीटेड यही क्वेश्चंस आएंगे, देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हमारा क्वेश्चन है कि विंघम के अनुसार अभिवृत्ति परीक्षण से क्या पता चलता है? ऑप्शन ए है व्यक्ति के मूल स्वभाव में निहित क्षमता और प्रवृत्तियां, ऑप्शन बी है विभिन्न आनुवांशिक योग्यता में उपलब्धि, ऑप्शन सी है प्रवीणता के अभ्यास करने की तत्परता, और ऑप्शन डी है विभिन्न आनुवांशिक योग्यताओं में सामर्थ्य। जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा विंघम के अनुसार प्रवीणता और अभ्यास करने की तत्परता। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हमारा क्वेश्चन है कि एक बच्चे को कोबरा से डरना सिखाया गया था, अब वह सभी सांपों से डरता है, कौन सा अधिगम सिद्धांत स्पष्ट है? एक बच्चे को आपने कोबरा से डरना सिखाया था, वो हर सांप को देख के डर जाता है, पहला।
रेनफोर्समेंट मतलब पुनर्वर्धन, ऑप्शन बी है स्वायत्त पुनर्वर्तन, ऑप्शन सी है उद्दीपक सामान्यीकरण और ऑप्शन डी है उद्दीपक विभेदीकरण। तो ये इसका राइट आंसर क्या है, ये उद्दीपक सामान्यीकरण। कहने का तात्पर्य एक छोटा सा बच्चा है, जैसे यदि वो एग्जाम्पल्स के लिए गर्म दूध से जल जाता है, आपने वो कहावत भी सुनी होगी, दूध से चला बच्चा छाछ को भी फूंक फूंक कर पीता है। तो सेम सुद्दीपक सामान्यीकरण क्या होता है, वो जब वो सांप को देखता है तो उसको लगता है, कोबरे को देखता है कि हर सांप में उसको कोबरा ही दिखता है। तो बिल्कुल सही है, ये कौन सा हो जाएगा हमारा, उद्दीपक सामान्यीकरण हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा कि व्यक्तित्व आकलन के लिए कार्ल यंग का दृष्टिकोण है। कार्ल यंग का प्रयोग बहुत इंपॉर्टेंट है, आप उसको देखिएगा क्या किया था उन्होंने। ऑप्शन ए है निर्णयी, ऑप्शन बी है संवेदन, ऑप्शन सी है संरचित और ऑप्शन डी है प्रक्षेपी। तो कार्ल यंग का जो दृष्टिकोण था वो क्या था, प्रोजेक्टिव था, याद रखिएगा। और प्रोजेक्टिव मेथड पढ़ेंगे ना आप, जब उसमें कार्ल यंग का आपको नाम भी मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, क्वेश्चन है कि जैविक रूप से निर्धारित व्यवहार के जन्मजात पैटर्नों को दर्शाने के लिए निम्नलिखित में से किस शब्द का उपयोग किया गया है। ऑप्शन ए है उत्तेजन, ऑप्शन बी है अंतर्नोद, ऑप्शन सी है मूल प्रवृत्तियां और ऑप्शन डी है प्रलोभन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा मूल प्रवृत्तियां। अब भैया मूल प्रवृत्तियां होती कितनी हैं, तो मूल प्रवृत्तियां होती हैं 14, याद कर लीजिएगा। अपना घृणा, प्रेम, ये सब की सब आपकी मूल प्रवृत्तियां हैं, जो कि कितना होती हैं, 14 होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्मृति की प्रक्रिया का हिस्सा नहीं है। स्मृति की प्रक्रिया का हिस्सा नहीं है जानकारी संग्रहित करना, जानकारी का संकेतीकरण करना, सूचना पर कार्य करना और जानकारी प्राप्त करना। तो सूचना पर कार्य करना ये स्मृति का हिस्सा नहीं होता, लेकिन किसी चीज़ को स्टोर करना, उसको हमेशा संकेत के रूप में स्टोर करते हैं, और जानकारी प्राप्त करना ये स्मृति का हिस्सा होता है। आप देखेंगे ना चीज़ों को, तो आप पाएंगे जो आपके दिमाग में जो इन्फॉर्मेशन है ना, वो किसी चीज़ से रिलेटेड होती है। तो आप जब भी देखना उसी से मिलती जुलती चीज़ आप जब देखते हो ना, तो आपको पुरानी बातें याद आती है, क्योंकि ये आपकी मेमोरी में, उस चीज़ से रिलेटेड मेमोरी में वो चीज़ें डेटा स्टोर हो जाता है। इसलिए तो बोलते हैं कि जब भी यदि आप पढ़ें तो कोशिश करें कि चीज़ों को चित्रों के रूप में संग्रहित करें। यदि आप वो संकेतों के माध्यम से पढ़ेंगे ना, तो वो मेमोरी ज़्यादा लंबे समय तक आपके दिमाग में बैठी रहती है, याद करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संज्ञानात्मक विकास की कौन सी उप अवस्था स्पष्ट होती है जब एक बच्चा अपनी पसंदीदा नर्सरी कविता देखने के लिए आईपैड पर प्ले बटन दबाना सीख जाता है। ऑप्शन ए है माध्यमिक योजनाओं का समन्वय, ऑप्शन बी है प्राथमिक वृत्ताकार प्रतिक्रिया, ऑप्शन सी है माध्यमिक वृत्ताकार प्रक्रिया और ऑप्शन डी है तृतीयक वृत्ताकार प्रक्रिया। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा माध्यमिक योजनाओं का समन्वय। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, किस आयु का बच्चा सबसे ज़्यादा प्रभावशील होता है। ऑप्शन ए 14 से 18, ऑप्शन बी 2 से 8, ऑप्शन सी है 9 से 12 और ऑप्शन डी है 6 से 14 वर्ष। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 6 से 14 वर्ष का जो बच्चा होता है वो सबसे ज़्यादा प्रभावशाली होता है। ये एज आप याद कर लीजिए, 6 से 14। इसलिए आप देखेंगे कि 6th क्लास में ही जब बच्चा आता है तो वो फर्स्ट क्लास में जाता है, क्योंकि उस समय से वो चीज़ों को सीखने लगता है और वो प्रभावशाली तरीके से चीज़ों को सीखने लगता है। तो 6 से 14 वर्ष का जो बच्चा होता है वो सबसे ज़्यादा प्रभावशाली होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सीसी खालिस्तान आरंभ किया जाता है 1 वर्ष में 4 बार, वर्ष भर में, समय समय पर और वर्ष भर में 2 बार। तो आप देखेंगे जो सीसी होते हैं, आपने सबने कॉलेज पढ़ा होगा और आपने सीसी सबमिट भी किए होंगे, वो वर्ष भर में 1 बार सबमिट करना होता है। यदि हम पेपर ईयरली दे रहे हैं तो याद कर लीजिएगा वर्ष भर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कक्षा में प्रश्न करना निष्क्रियता विकसित करता है, विषय वस्तु को स्पष्ट करता है, अनुशासनहीनता पैदा करता है और समय की बर्बादी है। तो याद करिएगा, जो कक्षा में प्रश्न करना होता है वो हमेशा विषय वस्तु को क्या करता है, स्पष्ट करता है। यदि आप क्लास में प्रश्न पूछते हैं इसका मतलब ये है कि आप जो टीचर की बातों को ध्यान से सुन रहे हैं, और सक्रियता पैदा भी करता है, निष्क्रियता नहीं, सक्रियता। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि असंतुष्ट होने पर मजबूत होने वाली आवश्यकताएं निम्न कहलाती है। असंतुष्ट होने पर मजबूत होने वाली आवश्यकता निम्न कहलाती हैं। ऑप्शन ए है
कमी ज़रूरतें, ऑप्शन बी है प्राथमिक ज़रूरतें, ऑप्शन सी है वृद्धि ज़रूरतें और ऑप्शन डी है आवश्यक ज़रूरतें। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कमी ज़रूरतें। असंतुष्ट होने पर मजबूत होने वाली आवश्यकता कमी ज़रूरतें होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि प्रक्षेपणीय अधिगम का सिद्धांत या ऑब्जर्वेशन लर्निंग का सिद्धांत किसने दिया था? ऑप्शन ए था पावलाव, ऑप्शन बी था स्किनर, ऑप्शन सी था ओरान ब्रेक और ऑप्शन डी था बंडूरा। तो याद कर लीजिएगा मित्रों, सामाजिक अधिगम का सिद्धांत अल्बर्ट बंडूरा ने दिया था। साथ में जो ऑब्जर्वेशनल लर्निंग का जो प्रक्षेपणीय अधिगम का सिद्धांत भी दिया था वह बंडूरा ने ही दिया था। ठीक है, अल्बर्ट बंडूरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है छात्रों की गुणवत्ता का मूल्यांकन करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली एक स्कोरिंग गाइड निम्न कहलाती है। ऑप्शन ए है चेकलिस्ट, ऑप्शन बी है रूब्रिक्स, ऑप्शन सी है रेटिंग स्केल और ऑप्शन डी है इन्वेंट्स। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, क्या हो जाएगा हमारा, इन्वेंट्रीज ही क्या कहलाएगा, गुणवत्ता का मूल्यांकन करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली स्कोरिंग गाइड होता है। तो इन क्वेश्चंस को आपको ना समझ में नहीं आए ना तो आप याद कर लो, क्योंकि बाल विकास का एक सबसे अच्छा फंडा होता है। चीज़ें समझ में तो आती है लेकिन यदि डीपली पढ़ेंगे तो कई चीज़ें समझ से बाहर होती हैं। तो क्वेश्चंस को याद भी कर लिया करो और चीज़ों को समझिए भी करो। जैसे हमने इन्वेंट्रीज को याद कर लिया, स्कोरिंग गाइड से, स्कोरिंग गाइड में इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा कि सुखद और अप्रिय दोनों भावनाएं खाली स्थान से जुड़ी हैं। पहला ऑप्शन है द्रव्य दृष्टिकोण परिहार संघर्ष, ऑप्शन बी है परिहार और ये परिहार संघर्ष, ऑप्शन सी है दृष्टिकोण और दृष्टिकोण संघर्ष और ऑप्शन डी है दृष्टिकोण और परिहार संघर्ष। तो ये दोनों की दोनों सुखद और अप्रिय भावनाएं दृष्टिकोण और परिहार संघर्ष से जुड़ी हुई है। किस किस से? दृष्टिकोण और परिहार संघर्ष से जुड़ी हुई हैं सुखद और अप्रिय भावनाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, क्वेश्चन है कि प्रमाणिक आकलन का एक रूप जिसमें आप क्या करेंगे? छात्रों को वास्तविक दुनिया की कार्यों को करने के लिए कहा जाता है जो आवश्यक ज्ञान और कौशल के सार्थक अनुप्रयोग को प्रदर्शित करता है। ऑप्शन बी है छात्रों के परिणामों की तुलना काल्पनिक औसत छात्र से की जाती है। ऑप्शन सी है छात्र के प्रदर्शन को पूर्व निर्धारित मापदंडों या सीखने के मानकों के एक निश्चित सेट के विपरीत मापा जाता है और ऑप्शन डी है शिक्षक छात्रों के व्यक्तिगत शक्तियों, कमजोरियों और ज्ञान और शिक्षा को कौशल से पहले निर्धारित करते हैं। तो जो हमारा ऑथेंटिक असेसमेंट कहलाता है या प्रमाणिक आकलन का एक रूप कहलाता है वो कहलाता है छात्रों को वास्तविक दुनिया के कार्यों को करने के लिए कहना जो आवश्यक ज्ञान और कौशल के साथ अनुप्रयोग को प्रदर्शित करें। उनका कहना यह है कि यदि हमें किसी चीज़ को सिखाना प्रकृति के बारे में तो हम बुक से ना पढ़ें, बच्चों को सीधे गार्डन ले जाएं और उनको सिखाएं कि पेड़ को कैसा लगाता है। कंपेयर टू जब आप खुद काम करेंगे ना तो वो ज्ञान ज़्यादा स्थायी होगा कंपेयर टू बुक से पढ़ा हुआ नॉलेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लास्ट क्वेश्चन मित्रों हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा कारक विद्यालय के प्रदर्शन में छात्रों की बड़ी सफलता और असफलता को प्रभावित करता है? पहला माता पिता की शिक्षा की पृष्ठभूमि, दूसरा बच्चे की शारीरिक मजबूती, ऑप्शन सी है अधिगम प्रक्रिया में शिक्षकों का योगदान और बच्चे के अधिगम पर सामाजिक प्रभाव। तो याद करिएगा शिक्षकों का जो योगदान होता है वही बच्चे को सफलता असफलता को प्रभावित करता है। तात्पर्य ये है कि जब आप देखेंगे एक शिक्षक एक प्रभावशाली तरीके से बच्चे को पढ़ाता है तो वो चीज़ें वो जल्दी सीख जाता है। यदि एक शिक्षक बोरिंग तरीके से यदि किसी बच्चे को पढ़ाएगा तो बच्चा चीज़ों को नहीं सीख पाएगा तो वो असफल हो जाएगा। तो फिलहाल दोस्तों हमने यहाँ पर 30 क्वेश्चन को सिलेक्ट किया था और ये वर्ग 2 का बाल विकास का पेपर है। आई होप आपको वीडियो पसंद जरूर आया होगा। आप जाते जाते मेरे को एक लाइक ज़रूर दे दीजिएगा, कमेंट करके बताएं वीडियो कैसा लगा था। साथ ही साथ आप हमारे साथ सेट पेपर भी लगा सकते हैं। हम क्वेश्चंस को पढ़ें और एक साथ में हम एक ओमायर सीट बना लें, साथ में ही हम उन क्वेश्चंस को जल्दी से अटेंड करते चलें और मिलाते चलें। पता तो चले आपको आंसर मतलब नंबर कितने मार्क कर पा रहे हैं 30 में से। तो यदि आप ऐसे करेंगे तो वर्ग 3 में नौकरी पाना आपका बिल्कुल डैम श्योर हो जाएगा। अब हमारे साथ बने रहें, वीडियो को फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। जय हिंद, धन्यवाद। और जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, धन्यवाद। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।